कल क्या पढ़ा था लास्ट में बेटा? हेलो स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स लिए थे सर। सर वो 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म बताया था आपने। सर 2 पॉइंट दिए रहे थे सर वैसे वो एक बार इक्वेशन फाइंड डबल से करना वो रिपीट वाले कर थे देना। प्रॉब्लम्स। क्या? सर वो 2 पॉइंट फॉर्म का एक एग्जांपल मेरा कल लिखने का ही रह गया था, नेट नहीं था तो। अरे बड़ा इजी है ना, 2 पॉइंट दे रही है, उसका स्लोप निकालने का। ओके, सपोज एक पॉइंट है 3 - 4, क्यू ये है 7 3। एक लाइन ये 2 पॉइंट में से पास होती है। वाई टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन? व्हाट डू आई डू? फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ पी क्यू। We use the formula y2 minus y1 means 3 plus 4 upon 7 minus 3। कितना होता रे? 7/4। यस सर। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू इज y minus y1 is equal to slope multiplied by x minus x। कोई भी वैल्यू ले लो, इसे बोलता मैं x1 क्या बनता है? y minus 3 is equal to 7/4 multiplied by x minus x1 is 7। Simplify this. 4y minus 12 is equal to 7x minus 49 means 7x minus 4y minus 49 plus 12 is equal to 0. So what is the final answer? 7x minus 4y minus 49 plus 12 37। minus 37। 37। 37। 36। This is the equation of line. समझ में आ गए क्या? यस सर। यस सर। Then slope intercept form। क्या पढ़ाना है मुझे आज? इंटरसेप्ट। एक्चुअली इंटरसेप्ट क्या होता है? सपोज दिस इज a line L, given line L intersect the x axis at point A। तो ओरिजिन से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट ए तक, उसे हम कौन सा इंटरसेप्ट बोलते? एक्स इंटरसेप्ट। Even line intersect the y-axis at point B, so this particular distance is called as y-intercept। समझ में आ गया? ओरिजिन से वो डिस्टेंस रहता है। सर फिर लाइन दोनों एक्सिस को टच ही नहीं होती है, ऐसी है लाइन, फिर ये जो डिस्टेंस रहेगा वो तो रहेगा इसका एक्स इंटरसेप्ट, रहेगा ना? यस सर। यस तो सर। इंटरसेप्ट है, समझ में आ गया? यस। अब हमें पढ़ना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और क्या पढ़ना है हमें अब? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, that is y is equal to mx plus c। if a line L having slope m and its y intercept is c, then equation of line is y is equal to mx plus c।
एक लाइन है जिसका स्लोप m है और वो लाइन का y इंटरसेप्ट उन्होंने दिया है, क्या है वो c। इसका मतलब ये हो रहा, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द लाइन L, गिवन लाइन L हैविंग, इसका स्लोप कितना है बेटा m, इसका स्लोप कितना है m, दैट इज गिवन, whose y इंटरसेप्ट इज गिवन, यानी ओरिजिन से ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस उन्होंने दे दिया c। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होगा 0c, बिकॉज पॉइंट ए लाइज ऑन y एक्सिस। ओके यस सर। तो हम मान के चलते हैं एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट P x y be any point on a line L. That means slope of line L is equal to slope of AP. वो क्या रहेगा इक्वल, स्लोप ऑफ लाइन L क्या दिया है उन्होंने m। अब मुझे स्लोप निकालना है AP का, y माइनस सी अपॉन x माइनस 0। कैलकुलेट दिस, दैट इज m is equal to y minus c upon x, means mx is equal to y minus, means y is equal to mx plus c. This is slope intercept form. Here m stand for slope of a line and here c with the y intercept. समझ में आया क्या? यस सर। Write down this. कौन सा फॉर्मेट सर हो है? गया सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equal to mx plus c. कर दूं पेज चेंज? Yes, sir. यस सर। Then double intercept form, double intercept form. This is a line L whose x-intercept is small a and y-intercept is small b, means coordinate of point A is a0, coordinate of point B is b0. If a line L having x-intercept is A and y-intercept is B, then equation of a line L is x by A plus y by B is equal to 1. This is called double intercept form. Let Pxy be any point on a line L. This is the point P, X, Y. That means all points. That means
A, T, B lies on same line. Therefore, slope of AP is equal to slope of AB. ये क्या रहेगा? इक्वल. क्यों रहेगा इक्वल? क्योंकि वो कोलिनियर है. क्योंकि क्या है वो? कोलिनियर. व्हाट इज स्लोप ऑफ एपी? अब एपी का स्लोप निकालेंगे. y माइनस 0 अपॉन x माइनस a is equal to slope of AB 0 minus b upon a minus 0. Therefore, y upon x minus a is equal to minus b upon a. अब इसे सॉल्व करेंगे हैं. दैट इज a y is equal to minus b into x minus a. That is a y is equal to minus bx plus ab. That means bx plus ay is equal to ab. Divide ab both sides, means bx upon ab plus ay upon ab is equal to 1. This bb and this a get cancelled. That is x by a plus y by b is equal to 1. This is double intercept form. हाँ सर, हो गया. हो गया सर. किसे कुछ डाउट है कि बेटा? नो सर. Sir. You get double intercept form. After that, this is line L1. This is line L2. This is theta 1 with the inclination, theta 2 with the inclination. Here line L1 is parallel to line L2. अगर दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये थीटा 1 और थीटा 2 कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा. अगर उसका हमने टेंजेंट एंगल ले लिया तो क्या बनता है वो? tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2. क्यों? क्योंकि हम स्लोप का क्या निकालते रहते हैं? टेंजेंट एंगल. Yeah. इंक्लिनेशन का टेंजेंट एंगल निकाल लिया है स्लोप ऑफ लाइन L1. Slope of line L1 which is denoted by M1 and slope of line L2 which is denoted by M2. इसका मतलब two slopes are equal then lines are parallel. बराबर है? यस सर. Yes, sir. Sir. That means line L1 is parallel with line L2 if and only if their slopes are equal. दो लाइन के स्लोप्स अगर इक्वल हैं तो वो दो लाइन्स 101% पैरेलल है. ओके, दिस इज द Yes, sir. कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन. This is the condition for parallel lines.
इससे कोई ऑब्जेक्शन है बेटा? नो सर। इरेज कर दो। Yes, sir. बस 2 मिनट। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Then condition for perpendicular lines. Condition for perpendicular lines. This is 90 degree. This is one of the line L1. This is line L2. अब इसका स्लो इंक्लिनेशन क्या रहेगा? θ2. इसका इंक्लिनेशन क्या लेंगे हम? θ1. θ1 with the inclination of line L1 and θ2 with the inclination of line L2. Here line L1 is perpendicular to line L2. Here line L1 is perpendicular on line L2. तो इन शॉर्ट ये ट्रायंगल तैयार हो रहा है। इसे बोलता मैं ए, बी, ये है सी और ये है मेरे लिए डी। ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा क्या? यस। अब मुझे बताओ ए सी डी एंगल कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ऐसा कुछ भी पढ़ते थे हम? यस सर। एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल एंगल प्रॉपर्टी। यस सर। So θ1 is equal to θ2 plus एंगल BAC कितना डिग्री है बेटा? 90। ओके, ठीक है ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब दोनों साइड का हम लेंगे टेंजेंट एंगल। सर टेंजेंट ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम उसका स्लोप का रिलेशन ढूंढ रहे हैं। अब स्लोप बोलने के बाद मेरे सामने आने होना एंगल कौन सा? tan। सो tan θ1 is equal to tan of θ2 plus 90। अब tan θ2 plus 90 यानी क्या? माइनस cot θ2। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? tan 90 प्लस 90 थीटा। प्लस। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी लगा दिए, अब देखो क्या बनता है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। साइन 90 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 90 इंटू साइन थीटा बराबर है डिवाइडेड बाय कॉस 90 प्लस थीटा यानी कॉस 90 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 90 इंटू साइन थीटा। अब cos 90 की वैल्यू 0 है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, ये 0, ये 0, ये 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बनता है cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। यानी क्या बन रहा है ये? माइनस कॉट थीटा। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan θ1 इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ θ2। Therefore tan of θ1
is equal to minus 1 upon tan of theta 2. Cot theta means what? 1 by tan. Means tan theta 1 multiplied by tan theta 2 is equal to minus 1. The slope of a line first, which is denoted by m1, slope of the line second, which is denoted by m2, and m1 multiplied by m2 is equal to minus 1. Means two lines are perpendicular to each other, then product of their slope is equal to minus 1. अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, इसका मतलब वो दो लाइन कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। किसे पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। समझ में आएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर ये पैरेलल वगैरह बोल रही है, कहाँ पे यूज होने वाला है? पहले तो स्लोप कैसे निकाला जाता है वो देखो। वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? जनरल इक्वेशन of a line is ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है? So given equation rearrange as by is equal to minus ax minus c. क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? Yes or no? Yes, sir. That means y is equal to minus a upon b x minus c upon b. Yes, हम लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लाइन को अब मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, कंपेयर विथ y is equal to mx plus c के साथ, ये बड़ा सी निकाला क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे c, यहाँ पे m क्या था? स्लोप। यहाँ पे c क्या था? y इंटरसेप्ट। ये दिख रहा नहीं क्या आपको? सेम दिख रहा क्या? कौन से फॉर्मेट में है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? m इज इक्वल टू Minus a upon b. माइनस ए अपॉन बी। इसका मतलब मैं फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखूंगा, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन, और उससे भी अच्छा स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a with the coefficient of x divided by coefficient of y। ये फॉर्मूले से मैं 101% स्लोप निकालूंगा। तो फिर c क्या है सर? c इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, दैट इज द y इंटरसेप्ट। लेकिन ये c और ये c में डिफरेंस है। ये बड़ा c है या इसे c1 ले लो तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। c1 इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, सॉरी माइनस सी बाई बी, दैट इज द y इंटरसेप्ट। सो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c क्या था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय b क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y।
y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये बन गया फॉर्मूला y इंटरसेप्ट। सर ये फॉर्मूले लर्न नहीं हुए तो वक्त पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। जैसे अब मुझे ये लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट ने क्या याद आ रहा क्या कि वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है ना। If a given line L intersect the x-axis at point A, means x-axis whose y coordinate क्या रहेगा उसका 0। यानी मेरे दिमाग में ये रहने होना for x intercept y की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली 0। y की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा ax plus c is equal to 0 means x is equal to what? Minus c upon a। ठीक है, इसका मतलब ये बन गया फॉर्मूला x इंटरसेप्ट निकालने का शॉर्टकट क्या, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट है a, ये आ गया x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ का पॉइंट जो भी रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। That means dy plus c is equal to 0. So y is equal to minus c upon b. That means y intercept का फॉर्मूला क्या बना, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ में आया। वक्त पे भी हम x और y की वैल्यू 0 डाल के भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इसीलिए स्लोप m इज इक्वल टू क्या लर्न के रखना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ में आया क्या? यस सर। सर ऐसे हो गया। यस सर, हो गया सर। ओके सर इसका यूज क्या होगा, सपोज किसने बोला कि ये लाइन 3x प्लस 2y माइनस 7, इसका स्लोप निकाल दें, हम क्या करते बैठेंगे, उसे कन्वर्ट करते बैठेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में। डायरेक्ट फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस 3। समझ में आ रहा, Yes, sir. यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y minus coefficient of x upon coefficient of y, that is the formula for slope. So 2x minus 3y plus 8 is equal to 0. इसका स्लोप क्या रहेगा, 2/3। करेक्ट, करेक्ट है क्या? यस सर। अब ये दो लाइन में कोई रिलेशन है क्या, यस सर। m1 इंटू m2 देखो इसका, माइनस 3/2 इंटू 2/3। हाँ यार 3 कैंसिल होता है 2 अरे m1 m2 इज इक्वल टू माइनस बना रहा, इसका मतलब ये लाइन इसके साथ क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर।
विदाउट मैं क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करके देख रहा या नहीं, फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि वो परपेंडिकुलर। समझ में आया? यस सर। हाँ। दूसरा एक यूज उसका, एक लाइन, वन ऑफ द लाइन, ये है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक पॉइंट, ये है 2 माइनस 1। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा जो परपेंडिकुलर है, तो मुझे इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कंसिडर करेंगे, ये है मेरे पास लाइन L1 और ये है मेरे पास लाइन L2। गिवन लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 1। ऑलरेडी गिवन दिया है कि L1 ये L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं पहले ये लाइन का स्लोप निकालता हूँ। ये लाइन का स्लोप विच इज डिनोटेड बाय m1। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/2। ठीक है? यस सर। ये लाइन L2 का स्लोप मैं मान के चलता हूँ वो m2 है। Here L1 is perpendicular to L2 given, so m1 multiplied by m2 क्या रहेगा, -2। Substitute value of m1, that is 3/2। 3/2 m2 is equal to -1. So what is the value of m2 here? -2/3। अब ये इनका मेरे पास L2 लाइन का स्लोप आ गया -2/3 है, और वो लाइन कहां से पास हो रही है, 2 - 1 से। गिवन लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1। तो लाइन का हमारे पास पॉइंट है, लाइन का हमारे पास स्लोप है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। Therefore, equation of line L2 is, we use the formula y minus y1 is equal to slope of the line L2 multiplied by x minus x1. So y minus, what is the value of y1? -1। m2 कितना है, -2/3 multiplied by x minus 2। समझ में आ गया? यस सर। Then simplify this, that is 3 multiplied by y plus 1 is equal to -2x plus 4, means 3y plus 3 is equal to -2x plus 4। सिंप्लीफाई करो इसे। This is 2x plus 3y is equal to 4 minus 3, that is 1. This is the required equation of line which passes through the point 2 minus 1 and perpendicular with, और वो लाइन परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है 3x minus 2y plus 7 is equal to 0। समझ में आया? हमने यहाँ पे दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका एडवांटेज लेके दूसरी लाइन का स्लोप निकाला। अब जब हमारे पास स्लोप आ गया, हमारे पास पॉइंट है, देन वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y minus y1 is equal to m multiplied by x minus x1। समझ में आया क्या यूज? यस सर। यस सर। आज यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देवी विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे बेटा, इसलिए आवाज आ रहा। ओके सर। ओके, क्लास के एग्जैक्ट टाइम नहीं है अभी फिलहाल। तो एक ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर।
कल आते वक्त ये थ्योरी पढ़ के आओ। यस सर। ओके, यस सर। समझ लगा बेटा। गणवीर का ना, गणवीर। हेलो। यस सर। ओके, बाकी का कल। बरं, मला एक सांगा, आपण थोडंसं एक जनरल बोलतोय मी. आता एक पॅरेंट्स आले होते, तर त्यांचं म्हणणं पडलं की एका मुलाला, म्हणजे त्यांच्या मुलाला फिजिक्स खूप कठीण जातं, तर त्याचं मेडिकल टार्गेट आहे, त्यांनी जनरल सायन्स घेतलेला आहे. तर मला एक सांगा तुम्ही की आपण ऍक्च्युली देखा NCERT लेवलनुसार जसं पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आपण घेत आहे. न्यूमरिकल्सची लेवल सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात तीच मेंटेन ठेवतोय आपण. तर काही काही वेळेस होऊ शकतं किंवा एखादा टॉपिक असेल तर मी, जसं आपण मोशन ऑफ व्हेकल अलॉंग ए कर्व रोड आहे, त्याला 2-3 दिवस एक्सप्लेन केलं, कारण मला वाटतं किंवा या ठिकाणी त्याला एका दिवसामध्ये आपण लेक्चर घेतलं तर ते समजणार नाही, तर त्यावेळेस मी 2-2, 3-3 दिवस त्याला रिपीट करतोय. बरोबर आहे. तर तुम्हाला अशी नेमकी कुठे अडचण जाते की ऑनलाईन क्लासमध्ये, किंवा सर हा टॉपिक न समजत आहे किंवा हे न्यूमरिकल येत नाही आहे. बघा, पुस्तकामधले 100 पैकी तुम्हाला या स्टेजला 70-80 न्यूमरिकल जरी आले तरी खूप आहे. बरोबर आहे. 100चे 100 किंवा त्याच लेवलचे JEE ऍडव्हान्स लेवलचे वगैरे जमणार नाही, पण पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये 50, 60, 70 जरी जमलंय तरी खूप आहेत. तर मला सांगा की नेमकं तुम्हाला काय वाटतं की बा आपण न्यूमरिकल्स मध्ये अडचण जाते, कधी कधी थेअरी समजण्यामध्ये अडचण जाते, नेमकं काय प्रॉब्लेम येतो कधी तुम्हाला? का नेटवर्कमुळे काही लिंक लागत नाही? सर थिअरी व्हिज्युअलाइज होत नाही. थेअरी रिवाइज होत नाही व्यवस्थित, नाही? ओके. थेरी समजण्यातच अडचण जाते सर. थेअरीमध्ये अडचण जातं. ओके. न्यूमरिकल्स मध्ये तर कसं प्रत्येकाला विचार करावाच लागेल. ओके ओके ओके. कारण की याच्यावर मार्ग काढणं आवश्यक आहे ना, कारण की भीती जितकी राहील त्या सब्जेक्टची तितकं तुम्हाला अडचण जाईल ना. आणि मला कसं आहे की एकाही मुलाने म्हटलं की सर फिजिक्स कठीण जातं, तर आपण थोडंसं डिस्टर्ब होतो की नेमकं काय चुकतं किंवा आपल्याला काय करायला पाहिजे. एक तर कसं आहे की ऑनलाईन क्लासमध्ये फरक पडतो जातो, पण तरी सुद्धा आपण बऱ्याच प्रमाणामध्ये मेंटेन ठेवलेला आहे. ओके, ठीक आहे ना. फक्त तुम्ही मला 1 to 1 पर्सनली जरी कॉल केला, कुठे काही अडचण गेली की सर हा टॉपिक मला समजला नाही, मला सांगा, एक्सप्लेन करा, किंवा सर हा टॉपिक उद्या क्लासमध्ये पुन्हा रिवाइज करा, तर आपण त्या पद्धतीने करू. पण इथून पळणे हा मार्ग नाही आहे. ओके. सर तुमचा नंबर? माझा नंबर हा व्हॉट्सअप वेगळा आहे, संध्याकाळी 7 ते 8 दरम्यान किंवा 4 ते 5, इव्हिनिंग 4 to 5 करा. इव्हिनिंग 4 to 5 दरम्यान मला कॉल करायचा. ठीक आहे. ओके. आता पहा, आपण पाहतोय लिहिला नंबर. येस सर. हो सर. यस. आता नेक्स्ट, हा आजचा टॉपिक आहे व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऍट एनी इन्स्टंट. व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट. अब देखो यार, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल देखा था. ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal with initial velocity u. Projectile is fired with initial velocity u
along a line making an angle theta with the horizontal. We resolve the initial velocity u into two components, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. Resolve initial velocity u into two components, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. Okay. तो पूछा है कि after time t, suppose after time t the projectile is at point P है. After time t the projectile is at point P. तो इसकी velocity है v. After time t इसकी velocity कितना है v. इसके दो कंपोनेंट है, horizontal component u cos theta एंड वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब इसको बोलेंगे vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट ui. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और वर्टिकल कंपोनेंट ui. तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल is at point P. After time t, the projectile is at point P. ठीक है. Its velocity along horizontal direction Vx इक्वल टू क्या रहेगा, u cos theta. वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन vx इक्वल टू क्या रहेगा, u cos theta. क्यों? नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इक्वल टू क्या रहेगा, u cos theta, जो क्या रहेगा कांस्टेंट. एंड वर्टिकल कंपोनेंट vy goes on decreasing. है ना. वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता जाएगा, कम. तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना. तो आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो vy इक्वल टू यू वाई अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो a इक्वल टू माइनस जी इंटू टी. तो आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितना होगा, vy इक्वल टू ui को लिखेंगे u साइन थीटा, ui को लिखेंगे u साइन थीटा, अगेंस्ट द ग्रेविटी है माइनस जी इंटू टी. तो आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी कितना है, v. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है, u साइन थीटा. आगे ध्यान में. तो vy इक्वल टू ui माइनस जी टी. अब देखो यहाँ ये तो तुम्हारा समझाना भैया कि नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, क्यों, नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेयर एज द वर्टिकल कंपोनेंट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या रहेगा, u साइन थीटा माइनस जी टी. वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या रहेगा, u sin थीटा माइनस जी टी. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना. रिजल्टेंट वेलोसिटी ये क्या रहेगा, इसको पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करो. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वी वाई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर. अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे.
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए माइनस टू बी प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a मतलब u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2u साइन थीटा GT इंटू जी टी, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा माइनस 2u gt साइन थीटा, ओके, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट, ये क्या होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट along a line making an angle theta। तो आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ आप पहली बार जब इक्वेशन को देखते हैं तो नॅचरली आपको लगेगा कितने बड़े बड़े इक्वेशन्स आहेत, पण जर तुम्ही स्वतःहून लिहून पाहिलं थोडीशी प्रॅक्टिस केली तर कंपॅरेटिव्हली इझी जाणवेल। तो आगे ध्यान में, तो मैंने क्या कहा कि आफ्टर टाइम टी द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्टाइल कहाँ है एट पॉइंट पी, ठीक है। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है vx और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है vy। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा u cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा u sin थीटा माइनस gt। अब ये कैसा आया, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज किया, तो y डायरेक्शन में तो vy इक्वल टू यू आई अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो a इक्वल टू माइनस जी। तो वैल्यू डालने के बाद मुझे मिला वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। नाउ रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx मतलब क्या आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, vy मतलब u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। अब इस प्रोजेक्टाइल ने कितना एंगल मेड किया है बीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल बीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल ने कितना एंगल मेड किया है विथ रिस्पेक्ट टू विद एक्स एक्सिस बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब vy अपॉन vx ना। tan बीटा को क्या लिखेंगे vy अपॉन vx। तो देखो यहाँ, तो tan बीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan बीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। vy इक्वल टू क्या रहेगा u साइन थीटा माइनस gt, vy इक्वल टू क्या रहेगा u साइन थीटा माइनस gt और vx इक्वल टू क्या रहेगा u cos थीटा, ओके। vx इक्वल टू क्या रहेगा u cos थीटा। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेड किया है बीटा। सो tan बीटा इक्वल टू vy अपॉन vx, tan बीटा इक्वल टू vy अपॉन vx और vy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। आगे ध्यान में यहां तक,
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट मतलब क्या कि इस प्रोजेक्टाइल को जब मैंने फायर किया विद द इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, विद द इनिशियल वेलोसिटी यू, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट निकलना है। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे सपोज रिजल्टेंट वेलोसिटी ने कितना एंगल मेड किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा, so velocity of the projectile at the end point, so at the end point, at the end point टाइम का फॉर्मूला क्या है? देखो एंड पॉइंट मतलब आफ्टर टाइम t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर टाइम t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, so velocity of the projectile at the end point, that is after time of flight, 2u sin theta by g। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट क्या है? 2u sin theta upon g। तो ये समझ में है ना, एट द यहां पे वेलोसिटी कितना पूछा है? वेलोसिटी यहां पे मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इस प्रोजेक्टाइल को जो टाइम पीरियड लगता है उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आफ्टर टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, उसकी वेलोसिटी कितना है? तो देखो v डैश इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2g माइनस 2ugt माइनस 2ug, t की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है, माइनस 2ug स्मॉल t की जगह 2u साइन थीटा बाय g इंटू साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर मतलब 2u साइन थीटा बाय g का स्क्वायर, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g जी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये जी स्क्वायर कैंसल, ये भी g और g कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे? u स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस 4u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर कैंसल और अंडर रूट u स्क्वायर मतलब कितना रहेगा u। तो जिस वेलोसिटी से ने मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से रिटर्न करेगा कि नहीं? उसी वेलोसिटी से वो क्या करेगा? रिटर्न। आगे ध्यान में, सिर्फ यहाँ पे अगर मैंने एंगल निकाला, ठीक है, ये आगे ध्यान में, तो अगर मैंने इसको थ्रो किया विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये रिटर्न करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। आगे ध्यान में, और समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस सर व्हेरी गुड। Yes, sir. जेव्हा तुम्ही म्हणता ना की येस सर, तेव्हा बरं वाटते जरा, नाही इतकं टेन्शन येते की नाही. एक तर ऑनलाईन क्लास आणि मुलांची लिंक लागली नाही, जर त्यांनी कालचं रिवाइज नाही केलं तर त्याला दुसऱ्या दिवशी काही समजत नाही. अशा केसमध्ये तो फ्रस्ट्रेट होतो आणि मला असं वाटतं की बा मुलांनी इंटरॅक्ट व्हावं. नसेल समजत तर लगेच मला कळवावं की सर ही अडचण झाली. तरी मी खूप प्रयत्न करतोय किंवा ऑनलाईन जरी आहे तरी मुलांना समजावं. आणि ह्या डेरिव्हेशन शिवाय किंवा ते आपण न्यूमेरिकल घेतो त्याशिवाय पर्याय नाही आहे, आपल्याला घ्यावंच लागतील. पण तुमचं पण कोऑपरेशन तेवढं इम्पॉर्टंट आहे. तर लक्षात आलं.
तो जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करेंगे उसी वेलोसिटी से ये रिटर्न भी करेगा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो एट द एंड उसकी वेलोसिटी कितना है, v डैश इक्वल टू u, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। जब उसको प्रोजेक्ट किया उस समय की जो वेलोसिटी है वो रिटर्न के समय भी रहेगी। ओके, अब मैंने कहा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ने ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेड किया है, बीटा थीटा। रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेड किया है, थीटा। ठीक है, पहले ऊपर क्या लिया था मैंने, बीटा। देखो ऊपर मैंने क्या लिया था, रिजल्टेंट वेलोसिटी ने इसके साथ कितना एंगल मेड किया है, बीटा। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे मैंने कितना बोल रहा हूँ, थीटा। अब आपको ये भी फॉर्मूला पता है, tan, सॉरी, आपको ये भी फॉर्मूला पता है, tan बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब एट द एंड में tan बीटा निकालना है। अब देखो फॉर्मूला यही रहेगा, tan बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो देखो वी वाई इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा, वी वाई इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी, स्मॉल टी की जगह क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। क्या लिखा हमने, 2u साइन थीटा बाई जी। फॉर्मूला वही है, tan बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी है। सिर्फ स्मॉल टी की जगह में क्या लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एट द एंड पूछा है, अपॉन u cos थीटा, अपॉन u cos थीटा। अब यहां पे ये जी जी कैंसिल कर दिया मैंने, तो tan बीटा इक्वल टू u साइन थीटा, tan बीटा इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, माइनस 2u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा, अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ पे u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, तो माइनस u साइन थीटा हो गया, माइनस u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा। तो ये u कैंसल, माइनस साइन अपॉन cos tan थीटा, tan थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। तो इसको tan ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ने कितना एंगल मेड किया है, माइनस थीटा। नीचे तो ऊपर रहता तो प्लस लेता था, नीचे तो क्या लिखा, माइनस। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल माइनस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अपवर्ड जाते समय प्लस बीटा है, नीचे समय कितना है, माइनस बीटा। सो या दोनों का एंगल बीटा इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस थीटा। बीटा इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस थीटा। सो द नेगेटिव साइन शोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग डाउनवर्ड। नेगेटिव साइन क्या शो करने वाला है, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। एंड thus the projectile motion body return to the ground at the same angle, body return to the ground at the same angle। जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया था, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया था उसी एंगल से वो क्या होगा, रिटर्न, ठीक है। जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया था उसी एंगल से वो क्या हो जाएगा, रिटर्न। ओके, तो देखो यहां ये हो गया पूरा प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लेनेशन। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा एक एक। तो जैसे मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, when body is thrown with certain initial velocity and then allowed to fall under the effect of gravity alone, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और उस मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो कर्व पाथ है इसको बोलेंगे ट्रैजेक्टरी, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी। तो हमने पहला फॉर्मूला देखा था, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो यहां से ओ से लेके ए तक जाने के लिए कितना समय लगता है, तो उसको हमने कहा था कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या कहा था, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा, u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा था नंबर 3 मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बराबर ना। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या यूज किया था हमने h max इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h max, बराबर है ना, याद आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। और नंबर 4 अपन ने यूज किया था हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल टू 2u नहीं u स्क्वायर साइन टू थीटा। क्या था फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का? u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल रेंज R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। और हमने कहा था कि देयर आर टू फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना चाहिए 45 डिग्री। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना चाहिए 45 डिग्री, बराबर है ना। Yes, sir. बाद में मैंने कहा था कि देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम, है ना। और बाद में आज देखा हमने फिर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फिर आज हमने देखा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t एट एनी इंस्टेंट t। तो हमने कहा कि आफ्टर टाइम t द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p, आफ्टर टाइम t द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p। तो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कितना है v, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कितना है v। तो इसका x कंपोनेंट क्या रहेगा vx और y कंपोनेंट क्या रहेगा vy। इसका x कंपोनेंट क्या रहेगा vx, y कंपोनेंट क्या रहेगा vy। तो x कंपोनेंट vx इज इक्वल टू u cos थीटा और y कंपोनेंट vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। ये कैसा है पता है ना, v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला यूज करके। तो बाद में vx इक्वल टू u cos थीटा, क्यों? Because horizontal velocity remain constant, no force is acting along the horizontal direction, so horizontal velocity remain constant, vertical velocity will goes on changing। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा vertical component will goes on decreasing, at the highest point vertical component 0 और horizontal component क्या रहेगा u cos थीटा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि at the highest point, एट द हाईएस्ट पॉइंट उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है vx और एट द हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर मोमेंटम पूछा तो मोमेंटम क्या है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। एट द हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे m और वेलोसिटी क्या रहेगी u cos थीटा, तो मोमेंटम क्या रहेगा यम यू cos थीटा। ओके, समझ में आया ना। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जाएगा और एट द ग्राउंड लेवल आपको सेम वेलोसिटी मिलेगी जो प्रोजेक्टाइल के समय पे थी। आगे ध्यान में समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अभी आप क्या करना Yes, sir. आपको, हाँ वेरी गुड। चलो, तो सिर्फ एक ही है कि थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका मेरे साथ बढ़ाना पड़ेगा। कोई डिफिकल्टी आए तो उसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालने के लिए स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ओके, और फिर बाद में इसके 2-3 न्यूमेरिकल नहीं, आज के दिन न्यूमेरिकल रहने देंगे,
अभी 5 बजे आपकी टेस्ट है वेक्टर पे, उसका थोड़ा सा रिवाइज करो। इसके न्यूमेरिकल, अभी इसका थ्योरी पार्ट पूरा हो गया, सिर्फ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल रह गया, एक सर्टन एंगल से, या प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन फ्रॉम, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट रह गया, तो वो कल के लेक्चर में लूंगा मैं। और अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप स्क्रीन शेयरिंग से, और बाद में 5 बजे आपकी वेक्टर पे टेस्ट है, एकदम सिंपल है। सबने 1 घंटे में क्या करो कि वेक्टर के नोट जो दिए मैंने हमने वो रिवाइज कर लो। स्क्रीनशॉट निकालो इसका। निकाला? Yes, sir. यस सर। अब ये सेकंड निकाल लो। निकाला सर। ओके, यस सर। और ये फार्मूले तो आपके लर्न हो ही गए सबके, ठीक है। तो आज के दिन यही रुकेंगे हम, और कल अपने 3 से 4 ही बैच होगी। सिर्फ आज जो थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन था, बहुत आवाज था, इससे मैंने 15 मिनट लेट किया। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबको कि अपना सिलेबस एक अच्छे से चालू है। कोई भी डिफिकल्टी आती है, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि सबको डिफिकल्ट लगता है, बट थोड़ा सा आपने मेरे पास कम्युनिकेट किए तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, या आपकी डिफिकल्टी सोल्व कर सकते हैं, या आपका जो डर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? हेलो? ओके सर। यस सर। यस सर। सर्कुलर मोशन समझ रहे हो ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। यस। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू।